नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, अखिल स्वामी सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर। सर, बहुत सारे मुद्दे हैं पश्चिम बंगाल से लेकर के इस देश में आने वाले समय में महंगाई की जो मार पड़ने वाली है वहां तक कई सारी चीजें हैं जो आपसे समझनी है। लेकिन इस बीच में कुछ ऐसा भी है जो इस देश के बाहर घट रहा है और वो सीधे तौर पर इस देश से संबंध रखता है। बड़ा उसका असर होगा क्योंकि ये असर दुनिया के लिहाज से भारत देश पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हम पिछले कुछ समय से लगातार देख रहे हैं सर कि किस तरीके से भारत को लेकर के अमेरिका जो है वो कैसे कैसे कदम उठा रहा है। अभी तो उन्होंने उनको क्या वॉच लिस्ट या किसमें क्या बोलते हैं उसको उसमें डाल दिया है भारत को। कितना बड़ा खतरा वो है और साथ में क्या इसके पीछे की बड़ी वजह ये मानी जाए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी जिस संगठन को एनजीओ बताते हैं लाल किले पर खड़े होकर के, वो आरएसएस के कुछ लोग, उनके कुछ बड़े पदाधिकारी अमेरिका की धरती पर जाते हैं और वहां पर किस किस तरीके की बातें करते हैं ये हम सबने सुना। कैसे उन्होंने ये साबित किया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हैं, जिसका आरोप बीजेपी जिसका आरोप विपक्ष लगातार लगाता रहा है। सर, मैं समझना ये चाहता हूं कि क्या इन सारी चीजों का असर भारत की छवि पर पड़ा है, जिसकी वजह से अमेरिका ने अभी उनको वॉच लिस्ट में डाला। अब उनके ऊपर निगरानियां रखी जाएंगी और साथ में जो कुछ भी इन एजेंट्स ने, इन पदाधिकारियों ने अमेरिका में जाकर के स्वीकार किया है, वैश्विक रूप से उसका क्या असर होगा भारत में, वहां से शुरू करते हैं, फिर हम पश्चिम बंगाल और इन सब की बात करेंगे। जय संविधान। देखिए राम प्रकाश जी, दो चीजें हैं। एक तो यह है कि विश्व का भारत के प्रति नजरिया क्या है, और दूसरा यह है कि भारतीयों का भारत के प्रति नजरिया क्या है। देखिए, विश्व का नजरिया तो बिल्कुल स्पष्ट है, जिसके लिए कोई बहुत ज्यादा एविडेंसेस देने की आवश्यकता नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो हमारी नजदीकी रूस से थी वो कम हो गई है। चीन से दूरी का तो कोई प्रश्न ही नहीं, उनसे तो दूरी कम होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। हमने अपने को पूरी तरह से इजराइल और अमेरिका के साथ खड़ा कर दिया है और अमेरिका भी हमें हर जगह पे आंखें दिखा रहा है। इसका मतलब यह है कि वैश्विक परिस्थिति में तो भारत का जो स्थान हमेशा से रहा 80 साल में, वो हमने खो दिया है। तो विश्व की परिस्थिति तो यह है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों से पूछेंगे, गोदी मीडिया से पूछेंगे, तो वो ये कहेंगे कि साहब भारत के अंदर तो देखिए मोदी जी इलेक्शन जीत रहे हैं। क्योंकि इलेक्शन जीत रहे हैं इसका माने उनकी छवि अंदर है, अच्छी है। ये भी वो अपना डाटा देते रहेंगे, हर एक दो बार ये दे देंगे कि विश्व में सबसे ज्यादा पॉपुलर नेता मोदी जी हैं। तो दो तरह की स्थिति है जिसका स्पष्टीकरण होना बहुत आवश्यक है। लेकिन जो वास्तविकता है, जैसे आपने कहा कि आरएसएस में पहले राम माधव जी वहां गए, बहुत बड़े आइडियोलॉग हैं। अब बताइए कितनी ज्यादा शोचनीय बात है, शोचनीय बात है। भाई, एक तो वो सरकार के कोई नुमाइंदा नहीं थे, लेकिन लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों को, आरएसएस वालों को वहां इसलिए भेजा है कि वहां जाके लॉबिंग करें और सीनेटर्स के माध्यम से, वहां के थिंक टैंक के माध्यम से डोनाल्ड ट्रंप को मनाने का प्रयास करें। तो राम माधव ने वहां जाके कहा कि देखिए, भारत ने अमेरिका के कहने पर रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया, ट्रेड डील पे भी हम कुछ नहीं बोले, हमने टैरिफ पे भी कुछ नहीं बोला। इसके बावजूद हम बताइए क्या करें। ये तो पूरा समर्पण दिखाता है अगर कोई भी उसका विश्लेषण विवेचना करे। अच्छा, उसके बाद दत्तात्रेय हासबोले साहब जो नेक्स्ट आरएसएस प्रमुख हैं, उन्होंने जाके जिस प्रकार से वहां पे, आपको पता होगा कि जो रो खन्ना, जो लाला लाजपत राय के खानदान के व्यक्ति हैं, उनके वंशज हैं। और लाला लाजपत राय का हमारे देश के इतिहास में, स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में कितना बड़ा योगदान है वो आपको पता ही है। कि जब उनपे साइमन कमीशन गो बैक का आंदोलन चल रहा था, उनपे लाठियां बरसाई गई थी और वो गिर पड़े थे। उन्होंने कहा था कि ये मेरी पीठ पे पड़ी हुई एक एक लाठी जो है अंग्रेजों के कफन की आखिरी कील साबित होगा, और वो हुआ। वो रो खन्ना ने वहां जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि आरएसएस की आइडियोलॉजी से मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं तो इस कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा। सरदार पटेल के बारे में आपको पता ही है, वो आरएसएस के कितनी खराब थी, उन्होंने ही उसमें बंदिश लगाई थी। तो अंबेडकर साहब के बारे में, चाहे लाला लाजपत राय हो, चाहे सरदार पटेल हो, वो दूसरी बात है कि इतिहास को तोड़ने मरोड़ने में भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा तैयार है। क्योंकि वहां पे जो एक अश्वेत विरोधी आंदोलन वेस्ट के अंदर चला, जिसका रिप्रेजेंटेशन डोनाल्ड ट्रंप भी करते हैं, और उसी प्रकार का आंदोलन भारत के अंदर आरएसएस चलाता है, जो ये मानता है कि केवल जो सवर्ण है वही केवल जीने का अधिकार है, दलितों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को जीने का अधिकार नहीं है। उसी प्रकार के लोग हैं। तो मेरे ख्याल से यह आरएसएस का एक मुहिम है, किसी प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप को मना लिया जाए,
क्योंकि रूस से आपने संबंध काट लिए, ईरान से आपने संबंध काट लिए, गल्फ कंट्री से भी आप नाराज हैं, ना आप इधर हैं ना उधर हैं। अमेरिका केवल एक देश है और वो भी दूर बैठा हुआ है, वो भी आपकी मदद नहीं करने वाला है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को मनाने के लिए ये हजबोले साहब और ये अपने राम माधव साहब वहां जाके जिस प्रकार की लॉबिंग कर रहे हैं, लेकिन किस प्रकार से एक्सपोज कर रहे हैं कि जो राहुल गांधी ने कहा था कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर हैं, ये तो राम माधव कह रहे हैं, ये तो दत्तात्रेय हासबोले कह रहे हैं। जी, अब सर ये सारे लोग जो बात कह रहे हैं उस पर तो कोई रिएक्शन आना नहीं है। राहुल गांधी जब कहते हैं तब उनके ऊपर राष्ट्र विरोधी और देश विरोधी होने का आरोप लगता है, लेकिन अभी तक राम माधव और दत्तात्रेय हसबोले की किसी भी स्वीकारोक्ति पर कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कोई नहीं बोल रहा है और संघ की तरफ से भी कोई नहीं बोल रहा, अभी तक कहीं से कोई टिप्पणी नहीं आई। ये बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली बात है। सर, अब हम थोड़ी सी बात जरा अपने देश की कर लें, देश के अंदर के हालातों की कर लें। पश्चिम बंगाल में इलेक्शन हुए, 5 राज्यों के इलेक्शन में के साथ साथ पश्चिम बंगाल में इलेक्शन हुए। सर, हमने देखा कि किस तरीके से पूरी सरकार, पूरी भाजपा जो है पश्चिम बंगाल पर केंद्रित रही। तमिलनाडु इनके फोकस में नहीं था। पहले असम पर बहुत कुछ हुआ, फिर बाकी चीजें भी। खैर, पश्चिम बंगाल में हमने ये देखा है सर कि रीपोलिंग भी कराई गई तमाम जगहों पर। इसके पहले राज्यों में जब चुनाव होते रहे बहुत गंभीर आरोप लगे, लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें बहुत गंभीर आरोप लगे, तब कहीं ना तो रीपोलिंग हुई ना रिकाउंटिंग हुई। इनफैक्ट तमाम ऐसी शिकायतें जब सबूतों के साथ विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग को चिट्ठियां लिखी, ट्वीट किए, सोशल मीडिया पोस्ट किए, सब पर चुनाव आयोग जो है वो चुप रहा। लेकिन पश्चिम बंगाल में 15 बूथों पर रीपोलिंग कराई गई। क्या देखते हैं इसके पीछे? कैसे चुनाव आयोग को वहां पर गड़बड़ी दिख गई, बाकी किसी राज्य में या लोकसभा के चुनाव में गड़बड़ी नहीं दिखी? क्या वो गड़बड़ियां नहीं थी या फिर सबूत पर्याप्त नहीं थे? देखिए, इसको बहुत ज्यादा एनालाइज करने की इसलिए आवश्यकता नहीं है, ये तो पूरी दुनिया समझती है और बंगाल के लोग तो बहुत आसानी से समझते हैं कि ये जो टारगेट था, एक टास्क लिया था अमित शाह साहब ने कि बंगाल हमें किसी प्रकार भी अपने कंट्रोल में करना है। तो जब अमित शाह साहब ने ठान लिया, 15 दिन जाके कलकत्ता में बैठ गए, वहां जाके उन्होंने हर चीज को मॉनिटर किया। तो चुनाव आयोग का भी कर्तव्य बनता है, क्योंकि भाई मानी बात है, अमित शाह और मोदी जी के ही माध्यम से तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता मुख्य चुनाव आयुक्त बने और उसकी वो अपनी सारी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। न केवल वो, वहां ईडी भी पहुंच गई, वहां सीबीआई भी पहुंच गई, वहां पे इनकम टैक्स भी पहुंच गया। और जब चुनाव चल रहा था उसके बीच में वहां पे टीएमसी के लोगों पे कार्रवाइयां भी शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता पे कार्रवाई नहीं हुई, उनके किसी कैंडिडेट पे नहीं हुई। कारण भाई ये देखिए, इलेक्शन में मनी का फ्लो तो होता है। जैसे कांग्रेस की इन्होंने नब्ज काटी थी वहां पे, जब 2024 के इलेक्शन के पहले इनकम टैक्स ने उनके सारे खाते फ्रीज कर दिए थे और नोटबंदी इसलिए की थी कि मुलायम सिंह, ये अखिलेश यादव की पूरे फंड के स्रोत बंद हो जाएं। वो हुआ था, वही चीज यहाँ करने की कोशिश की कि भाई टीएमसी के स्रोत बंद हो जाएं और बीजेपी वाले खुल के पैसा खर्च करें, पैसा बांटे और इलेक्शन जीत जाएं। वो भी हुआ। फिर वहां पे जो टीएमसी के वो थे अपने कंसल्टेंट थे, उनके डायरेक्टर साहब को अरेस्ट कर लिया गया इलेक्शन के बीच में, और जैसे ही इलेक्शन पोलिंग हो गई उनको बेल मिल गई। तो बेल मिलने का मतलब यह है कि वो बाहर आ गए। इसका मतलब यह है कि फिर वो प्रायोजित था, जैसे भूपेश बघेल के साथ हुआ था, जैसे इलेक्शन के पहले इधर अपने राजस्थान के अंदर हुआ था। तो इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो ये ठान लिया है कि उन्हें बंगाल इलेक्शन जीतना है, चाहे सेंट्रल रिजर्व पुलिस को वहां पे चप्पे चप्पे पे लगा देना, या अमित शाह साहब का ओ पुलिस, ओ बंगाल पुलिस, ओ बंगाल पुलिस, और ममता बनर्जी का कहना कि ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस यहाँ पे क्या कर रही है। तो एक प्रकार का संवैधानिक संकट इन्होंने पैदा कर दिया है कि एक तरफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस और एक तरफ बंगाल पुलिस। तो इन्होंने ठान लिया इलेक्शन तो इनको जीतना है, चाहे कुछ भी कर दें। अब इन्होंने कह दिया है कि जो पोलिंग के काउंटिंग के समय एजेंट्स होंगे उनको क्यूआर कोड मिलेगा। अच्छा, क्यूआर कोड में 1000 टीएमसी के वर्कर्स को इन्होंने पहले ही आइडेंटिफाई करके कह दिया संदिग्ध व्यक्ति हैं ये, तो उनको ये घुसने नहीं देंगे अंदर। वहां भारतीय जनता पार्टी के दबंग लोग रहेंगे और टीएमसी के 1000 लोग जब नहीं रहेंगे, मानी बात है कि वहां एक तरफा कार्रवाई होगी। वहां पे जो लोग स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर रहे हैं और उसकी रक्षा कर रहे हैं, उसमें भी आइडेंटिटी कार्ड इन्होंने बना दिया कि ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो पाए। तो देखिए, पूरी व्यवस्था ये की गई है किसी प्रकार से टीएमसी को हरा दें। अच्छा, लेकिन ठान लिया तो हरा भी सकते हैं। लेकिन मैं जिस बात से चिंतित हूं, देखिए जिस बात से चिंतित हूं, महाराष्ट्र में हुआ, दिल्ली में हुआ, हरियाणा में हुआ, फिर बिहार में हुआ, सब जगह होता रहा
अब इनका जो आखिरी दाम है वो बंगाल है। अगर बंगाल में इन्होंने, देखिए जो जनमत है वो सबको पता है, मैं भी बंगाल रह के आया 15 दिन पहले, मैं भी गया था वहां, सारे जितने भी जर्नलिस्ट हैं बड़े बड़े सारे मौजूद थे, उनसे मेरी बात हुई, हर वर्ग के थे, कम्युनिस्ट भी थे, आपके टीएमसी वाले भी थे, बीजेपी वाले भी थे। तो वहां पे जो बंगाली मानस है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। जो भद्र लोग है वहां पे 2-3% का, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। वरना चाहे महिलाओं को ले लें जिन्हें 4 साल से 1,500 रुपए मिल रहा है, चाहे वो मुसलमान हैं जहां उनकी पॉपुलेशन 27-28% है, तो वहां पे उनका पूरा होल्ड है। लेकिन अगर जनमत का ध्यान न रखते हुए भारतीय जनता पार्टी को जिताया गया, जिसके लिए पूरा प्रयास हुआ है, उसके बाद जो ममता बनर्जी भी एक अपना स्टैंड ले रही है, बता रही है कि मैं सड़क पे उतरूंगी और मेरी एक आवाज पे यहाँ 5 लाख आदमी आ जाएगा, तो अब ये मेरे को लग रहा है कि जिस प्रकार से, क्योंकि जनता की भी सहनशीलता की एक हद होती है भाई। देखिए हम लोगों की भी समस्या ये है कि अगर हम लोग मान लीजिए अपनी जान जोखिम में डाल के, आज के तारीख में जिस प्रकार की सत्ता है, अगर हम बोलते हैं, जनता से संवाद करते हैं, हमें इस बात की आशा है कि संविधान हमें रक्षा देगा और लोकतंत्र के माध्यम से ही हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन अगर हर इलेक्शन इस तरह से मैनिपुलेट करके भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, तो हमारे लोग जो सुनने वाले हैं वो भी कहेंगे यार कि क्या आप लोग प्रॉब्लम बताते रहते हैं, यहाँ बेईमानी हो गई, वहां बेईमानी हो गई, वहां बेईमानी हो गई, आप बताइए आप करेंगे क्या। भाई गांधी जी ने जब बेईमानी हुई थी और बहुत ज्यादा उनपे अत्याचार हमारे भारतवासियों पे हो रहा था, तो लाठी लेके अपना वो लाखों लोगों के साथ उन्होंने एक रास्ता हमको दिखाया तो था कि अहिंसात्मक समज्ञा आंदोलन कैसे होता है, कैसे विरोध किया जाता है, गांधीवादी तरीके से कैसा विरोध किया जाता है। तो हमें तो राहुल गांधी से भी शिकायत है, हमें तो अखिलेश से भी शिकायत है, हमें तो तेजस्वी से भी शिकायत है, उद्धव ठाकरे से भी शिकायत है। अरे आप लोग चलिए, आप अगर इलेक्शन आपको बेईमानी से हरा दिया गया है, तो गांधीवादी तरीके से आप सड़क पे जाम करके बैठ क्यों नहीं जाते, जैसे किसान लोग बैठ गए थे 13 महीने के अंदर, ये कहना पड़ा था माननीय मोदी जी को कि मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई और कानून को वापस लेना पड़ा था। अगर गांधी के देश में, गांधी के रास्ते पे आप नहीं चल सकते, हम ये कहते हैं हिंसा बिल्कुल गलत है, कोई हम, लेकिन जो संवैधानिक अधिकार है, संविधान ने हमें प्रोवाइड किया, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट जनता करे। आप ये सोचिए जितने भी कांग्रेस के या टीएमसी के वर्कर्स हैं, ये लाठी खाते हैं, ये जेल जाते हैं, इनके हाथ पैर तोड़े जाते हैं, बड़े बड़े नेताओं के तो नहीं तोड़े जाते ना। ममता बनर्जी नेता क्यों बनी? ममता बनर्जी इसलिए नेता बनी कि उन्हें कम्युनिस्टों ने उनकी हड्डियां तोड़ दी थी, इसलिए जनता ने कहा कि ये लेडी है जो हमारे लिए लड़ सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए बेईमानी हो जाए और उसके बाद ममता बनर्जी अपना ट्वीट करने लगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे, लोग ममता बनर्जी का भी साथ छोड़ देंगे। भाई ईमानदारी से अगर जनमत का ध्यान रख के इलेक्शन रिजल्ट्स आते हैं, पूरा देश उसको स्वीकार करेगा। क्योंकि हरियाणा के अंदर जहां सारे के सारे एग्जिट पोलस्टर्स बता रहे थे कांग्रेस जीत रही है, वहां बीजेपी जीत जाती है। 35,000 वोट अरविंद केजरीवाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी से काट दिए जाते हैं, उसको हरा दिया जाता है। तो और उसके बावजूद गांधी के देश के लोग एक अहिंसात्मक आंदोलन नहीं अगर चला सकते हैं, तो धिक्कार है हम लोगों पर। फिर काहे के लिए? फिर इसका माने तानाशाही के लिए जितने जिम्मेदार वो लोग हैं जो तानाशाही थोप रहे हैं, उससे ज्यादा जिम्मेदार हम लोग हैं जो तानाशाही को सह रहे हैं। तो सर अभी तो दिख रहा है कि ममता बनर्जी किस तरीके से संघर्ष कर रही हैं। रात में स्ट्रांग रूम पहुंची थी, हालांकि उसको लेकर के जो लोग वहां स्ट्रांग रूम पे थे उनमें 6 अधिकारियों पर कार्रवाई कर दी गई, क्योंकि आपने स्ट्रांग रूम कैसे खोला। इसके पहले हालांकि ये दृश्य तो हम देखते रहे हैं, कई बार रात रात में स्ट्रांग रूम खोला हुआ, सीसीटीवी फुटेज विपक्ष ने उपलब्ध कराई, लेकिन तब तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहरहाल ममता बनर्जी अभी तो संघर्ष करती हुई दिख रही है। नहीं, अगर अभी से 4 कोई, मई देखिए को राम रिजल्ट प्रकाश जी, आते हैं। अभी जी। से हमें कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा संघर्ष तो राहुल गांधी भी बहुत कर चुके हैं, ये पद यात्रा, वो पद यात्रा, ये बचाओ भारत जोड़ो। अरे यार, जब तुम्हारे पर अन्याय हो रहा है, गांधी से कुछ सीखो ना। गांधी ने साउथ अफ्रीका के अंदर, अंग्रेजों ने उनको ट्रेन के डिब्बे से उठा के फेंक दिया था, तब उसके बाद हिंदुस्तान आए थे ना, पूरे भारत का भ्रमण किया था और लड़े थे और बैठ गए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम, और हिंदुस्तान उस जमाने में तो कोई हमारी प्रगति नहीं थी, लाखों करोड़ों लोग गांव गांव से, गरीब लोग जिनके पास खाने के लिए नहीं था, वो गांधी जी के पीछे चल दिए थे। तो हम लोगों की जिम्मेदारी है क्या, देश की गरीब जनता की जिम्मेदारी है कि लाठी खाएं? ये लोग बड़े बड़े नेता सड़क पे क्यों नहीं उतरते हैं, अहिंसात्मक गांधीवादी? नहीं तो 4 को अगर सर रिजल्ट आता है और फिर वहां पर सत्ता परिवर्तन होता है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, उसके बाद क्या परिस्थितियां बनेंगी पश्चिम बंगाल के अंदर, और क्या उस लिहाज से अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल में क्या नए बदलाव दिखेंगे?
देखिए, पहला तो ये बदलाव दिलेगा, अगर ममता बनर्जी चुपचाप बैठी रही, 1,500 रुपए जो वहां 4 साल से महिलाओं को मिल रहा है वो बंद हो जाएगा। दूसरा, वहां पे बंगाल में मैंने देखा था, वो जो पटरी वाले होते हैं ना, लाखों लोग, करोड़ों लोग, गरीब लोग, वो पटरी के किनारे अपनी दुकान खोल के बैठ जाते हैं। देखिए, दो रूप हैं, कुछ लोग कहते हैं ये गंदगी फैलाते हैं, ये गंदे लगते हैं, ये फटे कपड़े वाले क्यों बैठे रहते हैं यहाँ पर। एक तो ये दर्शन है। दूसरा दर्शन है, जो मेरा दर्शन है, मैं कहता हूं भारत जैसे देश में गरीब लोगों को जीने का अधिकार है, या तो उनको सरकारी नौकरी दे दो। अगर तुम नहीं देते अपना पेट पाटने के लिए, वो बेचारे पटरी पे बैठे रहते हैं और कुछ पैसा कमा लेते हैं और अपना घर का खर्चा चला लेते हैं, उन्हें चलाने दो। जो ममता दीदी ने किया है, उनको सबके उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। जितनी ये पटरी है, झोगी झोपड़ी है, उनको तोड़ दिया जाएगा, जैसे दिल्ली में हो रहा है, जैसे हर जगह हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, हर जगह डिमोलिशन हो रहे हैं। जबकि दिल्ली में कहा गया था कि जहां झुग्गी वहां मकान, फिर वो झुग्गियां ही तोड़ मारी उन्होंने। उसके बाद बड़ी बड़ी सड़कें होंगी, चौड़ी चौड़ी सड़कें होंगी, वेस्टर्नाइज वर्ड होगा, जिसमें जो भद्र लोक वाले जाएंगे, जो पैसे वाले जाएंगे, उनको गाड़ी चलाने में परेशानी ना हो। लेकिन 80% लोग आज की तारीख में कहीं भी देख लीजिए जहां डिमोलिशन चल रहा है, लखनऊ में भी हो रहा है, यहाँ पे हमारे फरीदाबाद के अंदर हो रहा है, यहाँ पे पता मेरठ के अंदर हुआ, आपने देखा ही। भाई ठीक है, इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, अरे उन्हें एक नई जगह दे दो, उनको नई जगह दुकान दे दो, उनको कंपेंसेशन दे दो। 40 साल 50 साल से दुकान बनी हुई आए, उसको तोड़ दिया, पूरा खत्म कर दिया। अब वो जो लोग भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े समर्थक थे, आज वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दे दिया, कमल का फूल हमारी भूल। क्योंकि भाई आप करिए, लेकिन गरीबों को जीने का अधिकार है। तो ममता बनर्जी अगर 1,500 रुपए एक महिला को दे रही है, और एक परिवार में 3 महिलाएं हैं और 2 युवा हैं जिनको नौकरी नहीं मिली है, 10-12 हजार रुपए घर में आ रहा है, तो घर का खर्चा तो चल रहा है। अब बताइए, आपने यहाँ पे सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए, कमर्शियल सिलेंडर के, तो ये जो बेचारे खोमचा लगा के खड़े होते हैं, डोसा और इडली बिडली बनाते रहते हैं, ये बेचारे, इनका दाम 20 रुपए का 30 रुपए हो जाएगा। अब कह रहे हैं होटल वाले, मेरी सुबह ही बात हुई एक रेस्टोरेंट वाले से, कि दाम बढ़ाएं तो ग्राहक कम हो जाएंगे और दाम ना बढ़ाएं तो लॉस हो जाएगा। दोनों तरफ से लॉस है। लेकिन इन लोगों को ये अंतर पड़ता नहीं। वहां अंडमान निकोबार में 1 करोड़ पेड़ काटे जा रहे हैं साहब, वो राष्ट्रीय सेठ का वहां पे इंडस्ट्री लगेगी। बिहार के अंदर आप हजारों एकड़ जमीन जो है वो 1 रुपए में दे देते हैं अडानी जी को, और यहाँ गरीबों को आप छोटा सा, वो तो किराया भी देने को तैयार हो जाएंगे कि भैया किराया ले लो, लेकिन हमें बैठने तो दो यहाँ पर। तो ये होगा। उसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी, भगवान न करे ऐसा हो जाए, तो उसके बाद 1,500 भी नहीं मिलेगा, केवल जुमले मिलेंगे, झुग्गियां भी तोड़ी जाएंगी, पटरी में लोग बैठ भी नहीं पाएंगे। हाँ, आपको लंबी चौड़ी सड़कें दिखाई पड़ेंगी, ऐसा दिखाई पड़ेगा ये न्यूयॉर्क है या टोक्यो है। लेकिन 145 करोड़ के देश में, जहां पे 90% लोग ऐसे हैं जो 25,000 से कम कमाते हैं, ऐसा देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। 90% लोग 90% लोग तो जो है वो 5 किलो राशन पे जिंदा है, जिंदगी काट रहे हैं 5 किलो राशन के सहारे। वो 25,000 की इनकम कहाँ से लाएंगे। खैर सर, जो अभी तक की क्रोनोलॉजी है, शुरू से चुनाव जब से डिक्लेयर हुए और तब से अभी तक में जो कुछ परिस्थितियां दिख रही हैं, वो परिस्थितियां गंभीर इशारे कर रही हैं, लगातार बार बार, और बहुत गंभीर संकेत मिल रहे हैं। एग्जिट पोल्स से लेकर के और सब कुछ जिस तरीके से सेट किया गया, वो दिखा रहा है कि इन किन प्रकार मोदी जी को हर हाल में अब अपनी फेस सेविंग के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, जो ब्रांड मोदी की वैल्यू जो मटियामेट हुई है, उसको रीगेन करने के लिए, फिर से वापस पाने के लिए हर हाल में पश्चिम बंगाल में सरकार बनानी जरूरी है। अब सवाल ये उठता है सर कि आप क्या ऐसा कोई रास्ता देख रहे हैं जिससे बंगाल बच पाए, जिससे टीएमसी रिपीट कर पाए? सारी चीजें तो भाजपा के फेवर में खड़ी हैं। चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार गुप्ता लगातार मेहनत कर रहे हैं, क्या उस मेहनत पर पानी फिर पाएगा? देखिए, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी हो या अखिल स्वामी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मोदी जी हो या अमित शाह हो, जनता ने तो, अगर जनता एक बार डिसाइड कर ले, और अगर ईवीएम न बदले जाएं, अगर ईवीएम बॉक्सेस ही न बदल दिए जाएं, तो जनता ने तो वहां मत दिखा दिया है। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि 220 सीटें टीएमसी को मिल रही हैं। और ये सब जो दिखाए जा रहे हैं, अच्छा 2 तरह के पोलिस्टर्स हैं, एक जो दिल्ली बेस्ड है हिंदी स्पीकिंग, और एक बंगाली बेस्ड है। आप जितने पोलिस्टर्स हैं उनका सेग्रीगेशन कर लीजिए, जो हिंदी बेस्ड दिल्ली वाले हैं वो सारे भारतीय जनता पार्टी को जीतते हुए दिखा रहे हैं। अच्छा, एक बहुत बड़े जो हमारे गोदी मीडिया के चैनल हैं, नाम मैं नहीं लूंगा, उनका जो बंगाल का एडिशन है वो टीएमसी को 200 सीट दिखा रहा है।
और जो दिल्ली में नोएडा बेस्ड हिंदी का एडिशन है वो 200 सीट बीजेपी को दिखा रहा है, जबकि ऑर्गेनाइजेशन एक ही है। क्योंकि वहां जो बंगाली लोग हैं वो जानते हैं, लोकल सेंटिमेंट्स को जानते हैं और लोकल वो कम्युनिकेट भी कर पा रहे हैं, और वो फील्ड में घूम भी रहे हैं क्योंकि बंगाली हैं, वहीं घूमते रहते हैं लोग, उनसे कम्युनिकेट भी कर लेते हैं। अब हिंदी स्पीकिंग को बंगाली लोग वैसे ही, वहां आपने देखा ही होगा बहुत सारे उसमें देखा होगा फील्ड इन्वेस्टिगेशन में, बंगाली कहते हैं मुझे हिंदी नहीं आती, मुझे हिंदी नहीं आती, और बाद में पता चलता है हिंदी आती है। ये उसी प्रकार की स्थिति है जैसे तमिलनाडु में अगर आप हिंदी बोलना चाहें तो हिंदी बोलने वाला तमिल भी हिंदी में नहीं बोलेगा, उसे लगता है ये इन्वेडर्स आ गए हैं, ये मेरी भाषा पे कब्जा करना चाहते हैं, कहता है मैं नहीं बोलूंगा हिंदी में, तमिल में बोलो, तो हमें भी परेशानी होती है। वही बंगाल में शुरू हो गया है, बंगाल भी कहते हैं बंगाली में बोलो, मुझे नहीं आता, हमें हिंदी जाने ना, जबकि हिंदी आती है उन्हें। और ये जो हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के बीच में ये असंतुलन पैदा हो रहा है, ये भी देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन अब इस खतरे से निपटा कैसे जाएगा, अभी फिलहाल तो बहुत दूर की चीज दिख रही है। सर अब एक चीज और, जिस तरीके के हालात पूरी दुनिया में बने हुए हैं, आने वाले समय में हम देश के हालातों पर उसका क्या असर देखने जा रहे हैं। अभी गैस का जिक्र हुआ, डीजल पेट्रोल को लेकर के संभावनाएं जताई जा रही हैं, बार बार चेतावनियां मिल रही हैं, लेकिन सरकार उसका खंडन कर रही है। क्या डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने की संभावनाएं दिख रही हैं? अगर बढ़ता है तो उसका क्या कुछ असर भारत के जनजीवन पर पड़ने जा रहा है? देखिए रामप्रकाश जी, ये समझना बहुत आवश्यक है कि जब मनमोहन सिंह के जमाने में $125 पर बैरल का इंटरनेशनल क्रूड प्राइस था, तो हम लोग 70 रुपए का पेट्रोल और 50 रुपए का डीजल खरीदते थे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडाइज करती थी। महंगा था तेल, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडाइज। अब जब गवर्नमेंट इंडिया सब्सिडाइज करेगी तो मानी बात है कि गवर्नमेंट एक्सचेकर में पैसा कम हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया कि एवरेज अगर आप पिछले 11 साल का निकालेंगे तो $50 पर बैरल का एवरेज प्राइस रहा है, 115, 120, और इसका मैंने आधे दाम पे रहा है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, टैक्सेस बढ़ा के, सब्सिडी खत्म करके, टैक्सेस बढ़ा के दाम 100 रुपए कर दिए पेट्रोल के और 90 रुपए कर दिए डीजल के, और लाखों करोड़ रुपए, करीब 50 लाख करोड़ रुपए उन्होंने कमा लिया। अच्छा, आज के तारीख में अगर $125 पर बैरल का तेल हो गया है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास दो ही तरीके हैं, या तो टैक्सेस कम करे या दाम बढ़ाए। अच्छा, अगर टैक्सेस कम करती है तो जो ये वेलफेयर स्कीम की बात करती है कि हमने 5 किलो अनाज दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, वो देना आपका बंद हो जाएगा। भाई उसी जो पैसा हमने लूटा है उसी पैसे से तो ये सारी सुविधाएं ले रहे हो आप और दे रहे हो। अगर दाम बढ़ाते हो तो भी मुश्किल है, और अगर टैक्स घटाते हो तो भी मुश्किल है। तो देखिए इन्होंने क्योंकि 40-50 लाख करोड़ रुपए अनवैध हम लोगों से इकट्ठा किया, फिर जीएसटी भी 2.5 लाख करोड़ हो गया जो 2 लाख करोड़ होता था। भाई जीएसटी कौन देता है? हम देते हैं, जो कंज्यूमर है वो देता है। तो गरीब आदमी एक तरफ तो मार खा रहा है कि उसकी इनकम नहीं बढ़ रही। भाई आप सोचिए, जो लेबर क्लास है जो स्ट्राइक पे चला गया था एनसीआर में, 12,000 रुपए महीने, 11,000 रुपए महीने में कोई भी आदमी कैलकुलेट करके बता दे घर का खर्चा कैसे चलता है। अच्छा, वो बिहार यूपी का आदमी है, उसका यहाँ कोई कोठी थोड़ी है कि वो रहे और 11,000 में काम चला ले। वो तो यहाँ कमरा किराए पे लेता है 2,500-3 हजार का, 1,500 रुपए बिजली पानी का खर्चा देता है, हर महीने 400, हर साल 400 रुपए का किराया बढ़ जाता है, 400 रुपए किलो की गैस खरीदता है। अब छोटू गैस जो आपने जबरदस्ती लोगों को बेची थी 5 किलो वाली, उसके दाम 35% बढ़ा दिए, तो उसको वो 11,000 12,000 में काम नहीं चला पा रहा है। अच्छा, उसके ऊपर आप जो है ये सारी चीजें उससे थोप रहे हैं। भाई चलिए, आप कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, इंटरनेशनल एलिमेंट है, तो उनकी तनख्वाह तो बढ़ा दो, 25,000 रुपए महीना उनकी तनख्वाह तो बढ़ा दो। तनख्वाह भी नहीं बढ़ाएंगे, खर्चे भी उनके बढ़ाएंगे। अच्छा, अब ये देखिए खरीफ की सोइंग शुरू होने वाली है, फर्टिलाइजर की शॉर्टेज है, डीजल के दाम बढ़ाएंगे तो जो पंजाब के किसान हैं जिनका सारा ट्यूबवेल से काम चलता है और ट्रैक्टर से काम चलता है, उनके खर्चे बढ़ जाएंगे। एमएसपी आप बढ़ा नहीं पाएंगे। एल नीनो का अलग एक खतरा पैदा हो रहा है कि इस बार गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी, बरसात कम होगी तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। देखिए समस्या है, लेकिन मोदी जी इन्हीं चीजों से ध्यान हटाने के लिए अब ये पूरा बंगाल को जीतने में लग जाएंगे, और उसके बाद ये कहेंगे नहीं जनता हमारे साथ है। देखिए बंगाल जैसा प्रदेश हमारे पास आ गया, इसका माने मोदी वेव चल रही है, मोदी मैजिक चल रहा है। अब इसका क्या जस्टिफिकेशन आप देंगे? किसान का आंदोलन हुआ तो भी मोदी जी जीते, हरियाणा में आंदोलन हुआ तो भी मोदी जी जीते, अग्निवीर आंदोलन हुआ तो भी मोदी जीते। अगर बंगाल में भी मोदी जी ने हेर फेर करके अपने को इलेक्शन जितवा लिया, उसके बाद कहेंगे कि कोई नहीं, जनता हमारे साथ है, ये लोग बकवास करते हैं। बिल्कुल। अब जो कुछ भी हो, फिलहाल जीतने के लिए एसआईआर तो खाली बहाना निकला, सब दिख रहा है साफ तौर पे, वोटिंग खूब हुई है, लेकिन उसके बाद ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने जिस तरीके से मोर्चा संभाल रखा है,
उस मोर्चे से पार पाना ममता बनर्जी के लिए आसान नहीं दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि पश्चिम बंगाल में शायद ममता बनर्जी की जगह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की तरफ अग्रसर है। अब वो चाहे जनादेश से बने या ज्ञानादेश से बने, लेकिन बनेगी सरकार भारतीय नहीं, मैं जनता सहमत पार्टी। नहीं हूं, मैं राम प्रकाश जी सहमत नहीं हूं, मैं सहमत नहीं हूं। जी देखिए, जी जनमत अगर देखिए अगर 5-7% का हेरफेर हो तो ये चीज संभव है। जहां 10% का डिफरेंस हो ये चीज संभव नहीं है। अच्छा, दूसरा ये मैं निवेदन करता हूं आपके कार्यक्रम के माध्यम से, और बिल्कुल बार बार रिपीट कर रहा हूं, अहिंसात्मक, गांधीवादी, शांतिपूर्ण, शांति प्रिय आंदोलन, और ये राहुल गांधी हो या जितने बड़े बड़े अपोजिशन के नेता हो, या तो राजनीति छोड़ दें, अपने घर बैठ जाएं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां मिली हुई हैं, तनख्वाह मिलती है, बड़ी बड़ी कोठियां मिलती है, अपना मस्ती लें, लेकिन देश की जनता को जोखिम में न डालें। खुद तो ये लोग मस्ती में बैठे रहते हैं, अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं या ट्वीट कर देते हैं, देश के बेचारे इनके जो कार्यकर्ता है वो लाठी खाते हैं और डंडे खाते हैं। अच्छा, उसके बाद आप जानते हैं बंगाल की जो प्रवृत्ति है, प्रकृति है, वो आपको पता है। वहां पे अगर बीजेपी वाले जीत गए तो टीएमसी वाले लोग जितने ये टीवी में दिखाई पड़ते थे और उसमें दिखाई पड़ते थे, उनका ये क्या हाल करेंगे। वैसे बंगाल के अंदर जो मेरे पास खबर है, रिवर्स प्रोसेस है चालू। जिस दिन से पोलिंग हुई है, खुल के नहीं कहना चाहिए, लेकिन रिवर्स प्रोसेस चालू है। इसका माने जनता, अच्छा उसके बाद, लेकिन अगर ये बंगाल में जनमत का अवहेलना हुई और उसके बाद भी ये ममता बनर्जी और राहुल गांधी और ये सारे बड़े बड़े अपोजिशन के नेता नहीं आए शांति प्रिय अहिंसात्मक गांधीवादी आंदोलन के लिए, तो ऐसे लोगों को धिक्कार है, फिर इनको राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं। फिर ये लोकतंत्र संविधान की रक्षा नहीं कर सकते, दे आर इनकॉम्पिटेंट। बिल्कुल, निश्चित तौर पे परिस्थितियां ऐसी हैं, लेकिन अब ये भी बहुत संदेह है इस बात पर कि ऐसे नेता जो है घर से बाहर निकलेंगे। हम देखते हैं, लगातार देखते आ रहे हैं कि किस तरीके से धरना प्रदर्शन की तैयारियां होती हैं और कैसे तमाम बड़े नेता जो है खुद को हाउस अरेस्ट करा लेते हैं, कंफर्टेबल हो जाते हैं वहां पर जाकर के। अब ऐसे लोगों से कितनी उम्मीद की जाए सड़क पर उतरने की, देखते हैं 4 तक और इंतजार करते हैं। बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।